स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और हमने जाना था कि किस प्रकार रेट एक्सप्रेशन हमें सहायता करता है किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में। हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और उन्हीं पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दी हुई थी सेल्फ असेसमेंट के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व किया होगा। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम सबसे पहले उन्हीं प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन के द्वारा कर रहे हैं। आप अपने आंसर्स को चेक भी करते रहेंगे। तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी जिसमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना था। जैसा कि हम जानते हैं, रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर इंडिसेस होते हैं उनके सम के द्वारा किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। और यहाँ पर हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके जो पावर इंडिसेस हैं वो क्रमशः 3/2 और 1/2 दिए हुए हैं। तो इनको हम ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की ओर। सेकंड प्रॉब्लम में हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट के बेसिस पर फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है, और अगर हम जनरल एक्सप्रेशन देखें फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो वो क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। और यहां पर चूंकि टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकेंड, तो हम यहां पर लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे आ जाते हैं मोल रेज टू द पावर 1 माइनस n लीटर रेज टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब आप इस जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को कंपेयर कर लें इसके साथ अपने प्रॉब्लम के यूनिट के साथ, तो आप पाएंगे 1 माइनस एन इक्वल टू -2 और n माइनस 1 इक्वल टू 2। ये दोनों ही इक्वेशन से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 3 में भी हमारा रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था और हमसे कहा गया था कि प्रत्येक अभिकारक रिएक्टेंट के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। और हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म के पावर इंडिसेस के द्वारा उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे क्या है, ए और बी हैं, और ए के कंसंट्रेशन का जो पावर इंडिसेस है वो क्या है, वो 3/2 है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा 3/2। अब देखिए हमारे रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या है, 0 है। तो पावर इंडिसेस 0 है, तो इसलिए रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0। तो हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की ओर, और हमारा मेन टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है बोर्ड में। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, सबसे पहली चीज तो यह है कि मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन किया जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए प्राथमिक अभिक्रियाओं के। आप यहां पर देख रहे हैं टर्म हमने इस्तेमाल किया हुआ है प्राथमिक अभिक्रिया। तो किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया की आणविकता उस प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर को डिनोट करती है, जो कि एक साथ कोलिजन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं।
अब क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किसके लिए किया गया है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस को। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाने वाली रिएक्शंस हैं। दैट मीन्स इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हों। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। अधिकांश अभिक्रियाएं एलिमेंट्री नहीं होती, एक से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि क्या होती हैं, सिंगल स्टेप में संपन्न होने वाली रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोल देते हैं। तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट में मैं लिखते हूं, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। अब इनके कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर। ये सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं और इनकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया जाता है इन रिएक्शंस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू। यहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है तीनों ही रिएक्शंस के लिए, और इनके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे इनकी मॉलिक्यूलरिटी को। जैसे कि पहली वाली रिएक्शन में देख रहे हैं आप, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि यहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि एक साथ कोलिजन कर रही हैं वो क्या है, 2 है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल में नाइट्रिक ऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। जब इनका इंटरेक्शन या कोलिजन हो रहा है तो क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो गया, 2 and 1 3। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3। इसी प्रकार अगर हम थर्ड वाले एग्जांपल को देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, तो इसके केस में हम देख रहे हैं कि रिएक्टिंग स्पीसीज का नंबर क्या है, ओनली 1 है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। तो यहां पर हमने 3 रिएक्शंस देखी जिनमें मॉलिक्यूलरिटी क्रमशः क्या थी, 1, 2 और 3 थी। तो इन्हें हम क्रमशः कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर, और जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी उसको हम कहेंगे बाइमॉलिक्यूलर, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी उसको हम कहेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जनरली यह ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक क्यों नहीं हो सकती, इसको समझने के लिए 3 तरीके के प्रोसेस या 3 तरीके के कार्यों पर विचार करते हैं। पहला कार्य है जो कि ए अपने आप कर सकता है, दूसरा कार्य है जिसके लिए ए बी पर डिपेंडेंट है और जब बी की प्रेजेंस होगी तभी वह उस कार्य को संपन्न कर सकता है, और तीसरा एक ऐसा वर्क हमने एज्यूम किया हुआ है जो ए तभी कर सकता है जब उसके साथ बी और सी भी क्या हो, प्रेजेंट हो। तो अब आप देखिए तीनों कार्यों में किस कार्य के होने की संभावना सबसे अधिक है और किस के होने की संभावना सबसे कम है। तो हम पाते हैं कि सिंगल हैंडेडली जिस काम को ए कर सकता है उस कार्य के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, जबकि जिस कार्य को वो बी के साथ मिलकर के कर सकता है उसकी संभावना सिंगल हैंडेडली जिस काम को कर रहा था उसकी तुलना में कम हो जाएगी, और उस काम की प्रोबेबिलिटी तो और भी कम होगी जो वह बी और सी के साथ मिलकर के कर रहा है।
इसी प्रकार जब रिएक्टिंग स्पेसीज, कोई रिएक्टिंग स्पेसीज सिंगली किसी प्रोसेस, किसी केमिकल प्रोसेस को कर रही है तो वो इजी गोइंग होगी, तो ये हमारी रिएक्शन इजी गोइंग हो जाएगी डिकम्पोजिशन वाली, क्योंकि इसमें क्या है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अब हम विचार करते हैं C+O2 = CO2 की प्रोसेस है। तो यहां पर देख रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर है कार्बन और ऑक्सीजन का, और उस रिएक्शन मिक्सचर के जब कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक साथ इंटेक्ट करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इन कंपेरिजन टू अमोनियम नाइट्राइड जो कि सिंगल स्पेसी थी, उसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या होगी, इसके कंपेरिजन में डिफिकल्ट हो जाएगी। और इससे भी डिफिकल्ट प्रोसेस क्या होगी, ये मॉलिक्यूलरिटी 3 वाली रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के हैं। जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ इंटेक्ट होंगे, कोलिजन करेंगे, तभी क्या बनना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस कोलिजन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और कम होगी। तो ये रेयरली देखने को मिलती हैं रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 3 ऑब्जर्व की जाती है, और 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं की जाती। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें मॉलिक्यूलरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमने लिया H2 + ½ O2 = H2। अब यहां पर देखिए हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल। क्या किसी मॉलिक्यूल को फ्रैक्शनल में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता मॉलिक्यूल को। तो इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो उसके लिए इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन को, और मेरी रिएक्शन हो जाएगी 2H2 + O2 = 2H2। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इसमें हम देख रहे हैं रिएक्टिंग स्पेसीज का नंबर कितना है, 2 और 1 3 है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3 होगी। अब हम विचार करते हैं कि क्या किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है। हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, क्योंकि ऐसा संभव है कि किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे। लेकिन यहां पर ये रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन को कर रही है। और ऐसा संभव नहीं है कि रिएक्टिंग स्पीशीज के बगैर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। अब हम देखते हैं कि क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, आप आयंस को डिवाइड नहीं कर सकते, आप मॉलिक्यूल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अब हम देखते हैं कि क्या मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव हो सकती है। रिएक्टिंग स्पेसीज जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कभी भी उनका नंबर ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 हो सकता था, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता था, ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता था, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम जान चुके हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से किस प्रकार डिफरेंट है। मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहली चीज है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जा सकती है। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलरिटी प्रैक्टिकल नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। और तीसरी चीज हमने जानी कि मॉलिक्यूलरिटी 0, नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो हम समझ चुके हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छे ढंग से, और ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन की जाती है। अभी हमने ये भी जाना कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे बेस्ड रहेगा। तब तक के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी को बढ़िया ढंग से समझें और इस पर अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करें।